कल की बात है, मुझे एक बहुत ही तगड़ा आइडिया आया। मैंने कहा कि बिग ब्रेन में इसको अगर इम्प्लीमेंट कर देंगे ना तो बिग ब्रेन अलग ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। मैं अपने टीम मेंबर्स के पास गया, उनके पास वो आइडिया शेयर कर दिया। लेकिन आज सुबह जब मैं ऑफिस आया ना तो मुझे लगा यार वो आइडिया इतना भी अच्छा नहीं है, शायद हम और अच्छा कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं टीम के पास फिर से गया और मैंने बोला कि यार तुम लोगों ने काम करना आज शुरू नहीं किया है तो एक काम करते हैं, इस आइडिया को भी पोस्टपोन करते हैं, बाद में कुछ देख लेंगे। अब मैं तो बहुत लकी था क्योंकि मैं अपने टीम मेंबर्स के पास जाके उस आइडिया को करने से रोक पाया। बट डू यू नो दैट हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत ऐसे आइडियाज को इम्प्लीमेंट करके कुछ ऐसे इन्वेंशंस कर दिए जिनका उन्हें बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ, जिसको वो कभी अंडू नहीं कर पाए थे। और आज इस वीडियो में हम 5 ऐसे इन्वेंशंस के बारे में बात करने वाले हैं जिन इन्वेंशंस के बाद उन इन्वेंटर्स को ऐसा लगा कि यार ये मैंने क्या डिस्कवर, क्या इन्वेंट कर दिया, ये तो मुझे करना ही नहीं चाहिए था। ईयर 1938 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने 2 केमिस्ट्स के साथ मिलकर यूरेनियम एटम को स्प्लिट करा और इस स्प्लिट के बाद इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ दैट दे रियलाइज्ड कि इस एनर्जी से लिटरली एक बॉम्ब बनाया जा सकता है। आइंस्टीन को ये अच्छे से पता था कि अगर उन्होंने ये बॉम्ब बना लिया तो शायद पूरे हिस्ट्री का कोर्स बदल सकता है। बट उनको ये भी पता था कि इस चीज को बनाना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल सपोर्ट लगेगा, गवर्नमेंट का इनपुट लगेगा, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगेंगे। साल था 1939 जब वर्ल्ड वॉर 2 की चिंगारी बहुत ही तेजी से भड़क रही थी। आइंस्टाइन को यह रियलाइज हुआ कि शायद जर्मन्स अमेरिकन से पहले एटॉमिक बॉम्ब बना लेंगे एंड वो डर गए क्योंकि अगर ऐसा होता तो अमेरिकन डेफिनेटली उस युद्ध में हार जाते। ऐसे में आइंस्टीन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने ये वार्निंग दिया कि अगर अमेरिकन ने जर्मन से पहले ये एटॉमिक बॉम्ब नहीं बनाया तो हम युद्ध में बहुत ही बुरी तरीके से हारने वाले हैं। रूजवेल्ट को आइंस्टीन की ये वार्निंग बहुत सीरियस लगी एंड उन्होंने इस पर तुरंत एक्शन लेकर एटॉमिक बॉम्ब के क्रिएशन को इनिशिएट कर दिया। इवेंचुअली लॉस एल्मस लेबोरेटरी में एक कमिटी बनी अंडर द नेम द मैनहट्टन प्रोजेक्ट जिसके डायरेक्टर बने जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। फास्ट फॉरवर्ड टू द ईयर 1945 जब द मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने आइंस्टीन, ओपेनहाइमर और तमाम साइंटिस्ट्स के अंदर 16 जुलाई 1945 को पहला एटॉमिक बॉम्ब डेटोनेट किया। लेकिन इन लोगों को यह नहीं पता था कि असली हॉरर तो अभी देखना बाकी है। 1945 में अगस्त 6 और 9 को यूएस ने हिरोशिमा और नागासाकी पर 10,000 पाउंड के एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप किए। Why? Just because to make Japan surrender। और इसकी वजह से 2 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। It also led to the Pacific Front of World War II coming to an end with Emperor Hirohito surrendering on August 15, 1945, but honestly at what cost? क्योंकि 77 ईयर्स पहले जो बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए थे उसका इफेक्ट आज भी वहां पे दिखता है। आज भी वहां जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। आफ्टर द फर्स्ट बॉम्बिंग ऑन August 6 ऑन हिरोशिमा, आइंस्टीन सेड द वॉर इज मी। 1947 के न्यूज वीक के इंटरव्यू में उन्होंने अपने लेटर जो कि उन्होंने प्रेसिडेंट को लिखा था उसके बारे में रिग्रेट करते हुए ये कहा कि Had I known that the Germans would not succeed in developing an atomic bomb, I would have done nothing। तो आइंस्टीन का जो ये डर था कि शायद जर्मन्स उनसे पहले एटॉमिक बॉम्ब बना लेंगे, इसी डर में उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब बना दिया। इनफैक्ट सिर्फ आइंस्टीन ही नहीं, ओपेनहाइमर भी अपने इस एक्शन को लेकर काफी मिक्स्ड फीलिंग्स एक्सपीरियंस कर रहे थे। उन्होंने कहा that I do not have the feeling that it was done right. Our government should have acted with more foresight and clarity in telling the world and Japan what the bomb meant। आई रियली डोंट थिंक कि मुझे आपको AK-47 के बारे में बताने की जरूरत भी है क्योंकि बॉलीवुड ने इतना ज्यादा दिखा दिया ना कि AK-47 क्या क्या कर सकता है। AK-47 दुनिया की सबसे वाइडली यूज की जाने वाली असॉल्ट राइफल है जिसे मिखाइल क्लैशनिकोव ने ईयर 1949 में इंट्रोड्यूस किया था। कितनी अजीब बात है ना कि जब इंसान के ऊपर पावर हासिल करने का जुनून चढ़ जाता है तो वो किसी भी हद तक उस चीज को अचीव करने के लिए चले जाते हैं बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचे। वर्ल्ड वॉर 2 के पीरियड में रशियंस को अपनी खुद की बनाई हुई डिवास्टेटिंग इन्फेंट्री राइफल चाहिए थी विच इवेंचुअली लेड टू द मेकिंग ऑफ AK-47। रशियंस के लिए राइफल एक ड्रीम कम ट्रू थी बिकॉज डिवास्टेटिंग होने के साथ साथ ये स्टर्डी, लाइट वेट, चीप, इजी टू प्रोड्यूस एंड लास्टली सिंपल टू यूज थी। अब ये तो बात हो गई इसके बिल्ड की, बट अगर हम टाइम में वापस जाकर देखें ना तो इस राइफल की वजह से टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ कैजुअलिटीज हो रखी है। इनफैक्ट पूरे हिस्ट्री को छोड़ो, सिर्फ अगर मैं वर्ल्ड वॉर 2 की ही बात करूँ ना तो इस राइफल ने इतना तहलका मचाया था कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मिखाइल डाइड इन द ईयर 2013 एंड फॉर श्योर ही लिव्ड इनफ टू सी हिज क्रिएशन कॉजिंग अ लॉट ऑफ डेथ्स एज कंपेयर्ड टू एनी अदर असॉल्ट राइफल। एंड सैडली ऐसा नहीं था कि मिखाइल को अपनी इस इन्वेंशन पर बहुत ज्यादा प्राउड था। इफ एनीथिंग, टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ ही एक्चुअली हैड रिग्रेट्स कि उन्होंने AK-47 क्यों बनाया। इनफैक्ट उन्होंने रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को काफी सारे लेटर्स लिखे थे ये पूछते हुए
कि उनके इन्वेंशन के कारण जितने मासूम जान गए हैं, क्या उनके जिम्मेदार वो खुद हैं? बस यही नहीं, उन्होंने अपने लेटर में ये भी लिखा था दैट द पेन इन माई सोल इज अनबियरेबल. आई कीप आस्किंग माई सेल्फ द सेम अनसॉल्वेबल क्वेश्चन. इफ माई असॉल्ट राइफल टुक पीपल्स लाइव्स, दैट मीन्स दैट आई, Mikhail Kalashnikov, am responsible for people's death. The longer I live, the more often that question gets into my brain. The deeper I go in my thoughts and guesses about why the Almighty allowed humans to have devilish desires of envy, greed and aggression. तो इनिशियली क्यूबिकल बनाने का इंटेंट लोगों के पीछे ये था कि ऑफिस में एम्प्लॉइज को एक ऐसा स्पेस मिले जिसको कि वो पर्सनलाइज कर सके. इसके अलावा इट ऑल्सो अलाउड पीपल टू मूव सीमलेसली बिटवीन इंडिविजुअल एंड कोलैबोरेटिव ऑफिस टास्क्स. स्टार्टिंग में ये स्पेसेस काफी बड़े थे, जिसकी वजह से एम्प्लॉइज को प्राइवेसी मिलने के साथ साथ एक फ्रीडम भी मिलती थी, जिसकी वजह से एक बैलेंस बना रहता था. लोगों का काम भी शांति से होता रहता था और साथ ही साथ बाकी एम्प्लॉइज के साथ इंटरेक्शन भी. ऑल इन ऑल ये आइडिया काफी ज्यादा बैलेंस दे रहा था बिटवीन इंटरेक्शन एंड प्राइवेट वर्किंग स्पेस. बट टाइम के साथ साथ जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया, महंगाई बढ़ती गई, इन क्यूबिकल्स का साइज घटता चला गया. इतना ज्यादा छोटा, अब तो तुमको पता ही है इतना सा होता है. A box-like working space with zero space to move, zero privacy, zero creativity, all because of a cubicle. रॉबर्ट प्रॉप्स्ट ने जब ये देखा कि कैसे उनके इन्वेंशन की लोगों ने विद टाइम धज्जियां उड़ा दी है, उनको बहुत ज्यादा अफसोस हुआ. रॉबर्ट को अपने इन्वेंशन की एक्सेसिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा पसंद थी कि उनको लगता था कि यार मेरे इन्वेंशन का क्यूबिकल का मेन चीज तो वही है कि वो एक्सेसिबल एंड फ्लेक्सिबल है. बट आगे जाके उन्हीं चीजों को उससे हटा दिया गया. उन्होंने 1997 में अपने रिग्रेट को न्यूयॉर्क टाइम्स के एक इंटरव्यू में ये कहते हुए जताया कि द क्यूबिकलाइजिंग ऑफ पीपल इन मॉडर्न कॉर्पोरेशंस इज मोनोलिथिक इंसैनिटी. अब ये सुन के जितना शॉक्ड आप हो ना, उतना ही शॉक्ड मैं भी हूँ. मतलब मदर्स डे को लेकर किसको क्या इश्यू. लाइक एवरीवन एल्स ऑन दिस प्लैनेट, एना अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती थी. बट लाइक एनी अदर क्रिएचर ऑन दिस प्लैनेट, हर मॉम पास्ड अवे. और ये चीज़ एना बर्दाश्त नहीं कर पाई. लेकिन इस लॉस के बाद एना को ये भी रियलाइज हुआ दैट एक माँ की पूरी जिंदगी अपने घर परिवार, अपने बच्चों का केयर करने में निकल जाता है. एंड स्टिल देयर इज नॉट इवन अ सिंगल डे that is dedicated to her. In fact, एना की मॉम खुद भी एक ऐसा क्लब चलाती थी जहां the women who were moms were taught about sanitation, hygiene, taking care of their children and many other things related to being a mom. ऐसे में जब एना की मॉम 1905 में एक्सपायर हुई, तो एना ने सोचा कि वो अपने मॉम की गुड डीड्स को आगे कंटिन्यू करना चाहती है, बट विद अ ट्विस्ट. Anna began campaigning to have a holiday that was specially dedicated to moms. जहाँ एना की मॉम का पर्सपेक्टिव था to help grief-stricken moms, एना का पर्सपेक्टिव was more inclined towards being a devoted daughter. इस कॉन्सेप्ट को पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया एंड ये डिसाइड किया गया कि मई के सेकंड संडे को पूरी दुनिया में मदर्स डे के तौर पे मनाया जाएगा. एंड फाइनली एना कुड सी हर विजन कम टू लाइफ एंड इससे वो बहुत ज्यादा खुश थी. लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों ने मदर्स डे को काफी ज्यादा कॉमर्शियलाइज कर दिया विद इट्स मेन फोकस बीइंग बाइंग फ्लावर्स, गिफ्ट्स, केक्स फॉर देयर मदर्स. एना का विजन मदर्स डे को लेकर इतना कॉमर्शियल नहीं था कि लोग अपनी माँ के लिए कुछ मटेरियलिस्टिक चीजें खरीदें और ये सब चीजें करें. उनका विजन था कि लोग अपनी माँ के लिए कुछ थॉटफुल करें. और आगे जाते जाते जब ये मदर्स डे इतना ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया, तो वो इतनी फ्यूरियस हो गई कि उन्होंने मदर्स डे के खिलाफ प्रोटेस्ट किया. इनफैक्ट 1925 में वो इस प्रोटेस्ट के कारण अरेस्ट भी हुई थी, क्योंकि अपेरेंटली वो पीस डिस्टर्ब कर रही थी. आ गया ऐड. 4 लाइन सही से नहीं पढ़ता हूँ कि ऐड आता है. आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा, मेरे साथ तो इतना ज़्यादा होता है कि मैं अब इरिटेट होकर रह गया हूँ. एंड वो एड्स किस लिए आता है कि साइन अप कर लो, उसके बाद आपको हम ये आर्टिकल पढ़ने देंगे. एक ऐसा आर्टिकल जो कि शायद मैं पढ़ के अगले दिन सुबह भूल भी जाऊंगा. उसके लिए मुझे साइन अप करना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा. और जितना गुस्सा मुझे इन एड्स पे आता है ना, ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे ईथन ज़करमैन पे, जिन्होंने इसको बनाया. आखिर क्यों? कहानी की शुरुआत होती है तब जब ईथन ज़करमैन एक tripod.com नाम की कंपनी के लिए काम कर रहे थे 1990s में. अब tripod.com इनिशियली एक ऐसी वेबसाइट थी that used to market content and provide services to the graduates. लेकिन उन्हें ये बाद में रियलाइज हुआ कि उनका ये बिजनेस मॉडल काम ही नहीं कर रहा है. And hence they decided to become a web page hosting provider and proto social network instead. अपने बिजनेस मॉडल को शिफ्ट करने के बाद tripod.com ने बहुत सारे रेवेन्यू स्ट्रीम्स ट्राई किए, but what really worked for them was advertising. तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि उन्हें ये पॉपअप एड्स का आइडिया कहाँ से आया. मजबूरी में यार पैसे कमाने थे उन्हें. अब इन पॉपअप एड्स के कॉन्सेप्ट से tripod.com को तो मस्त पैसे आ रहे थे, लेकिन ईथन को ऐसा लगने लगा ना कि इसके आने के बाद ना इंटरनेट का डाउनफॉल शुरू हो गया. क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट था पॉपअप एड्स का, वो बहुत सारी अलग अलग कंपनीज एंड वेब पेजेस कॉपी करने लगे एडवर्टीजमेंट के लिए. एंड ये लोगों को कितना इरिटेट करता है ये तो मैं समझ सकता हूँ, आप भी समझ सकते हो, हम सबको पता है. इनफैक्ट उन्होंने द अटलांटिक के लिए एक ऐसे भी लिखा था, द इंटरनेट्स ओरिजिनल सिन, जहाँ पे उन्होंने पॉपअप एड्स वाले इन्वेंशन से लेकर जो ये इरिटेटिंग मिसयूज हो रही है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी. उन्होंने कहा कि एट द एंड ऑफ द डे
The business model that got us funded was advertising. The model that got us acquired was analyzing users' personal home pages so we could better target ads to them. Along the way, we ended up creating one of the most hated tools in the advertiser's toolkit, the pop-up ad. I'm sorry, our intentions were good. So ये थे 5 ऐसे इन्वेंशंस जिसके इन्वेंटर्स को खुद ये डाउट हो रहा है कि यार क्यों मैंने जिंदगी में ऐसी चीज़ इन्वेंट करी, हालांकि अच्छा लगा करके, बट इसने शायद इस दुनिया को वो नहीं दिया जो वो चाहते थे, और अगर दिया तो कुछ ऐसे तरीके से दिया जिनको लेकर वो खुद सैड है। लेट मी नो कि इन 5 इन्वेंशंस में से वो कौन सा इन्वेंशन है जिसको लेकर तुम बहुत सैड हो कि यार नहीं यार ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो शायद दुनिया बहुत ज़्यादा अच्छा होता। हम डैम श्योर कि इनमें से बहुत सारे इन्वेंशंस हमें डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट फॉर श्योर इनडायरेक्टली तो ये हम सबको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर ही रहा है। इसके अलावा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ऐसे और कौन से टाइप के वीडियोस चाहिए। मैं ज़रूर बिग ब्रेन की थीम के साथ उसको डिस्कस करके ऐसे वीडियोस लाऊंगा। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ। दिस इज बिग ब्रेन को मेक योर ब्रेन बिगर।